गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज हम एक नया सेशन लेकर आए हैं और ये सेशन हमारा सततकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखें यहाँ पर दस्तार बंदान किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है आपका, दस्तार बंदान किसे कहते हैं, ये पूछा है। ए है उलेमा, बी है अमीर, सी है सैनिक अधिकारी और डी है राजस्व। तो राजस्व का मतलब है कि ये भू राजस्व की बात हो रही है और इसको खराज कहा जाता था। राजस्व के और भी स्रोत होते थे लेकिन बेसिकली खराज एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था। सैनिक अधिकारी आरिज ममालिक कहलाते थे, आरिज ममालिक कहलाते थे और इनका जो विभाग होता था उसको दीवान अर्ज कहा जाता था, यानी सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। और इसको क्या कहा जाता था, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग कहा जाता था। ठीक है। अमीर क्या होता था, ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी। और उलेमा को ही दस्तार बंदान कहा जाता था। उलेमा को ही उस कालखंड में दस्तार बंदान कहा जाता था। ठीक है, ठीक। उलेमा को ही उस कालखंड में क्या कहा जाता था, दस्तार बंदान कहा जाता था। और ये उलेमा दो प्रकार के होते थे। उलेमा ए आखिरत, उलेमा ए आखिरत, और दूसरा होता था उलेमा ए दुनिया, उलेमा ए दुनिया। और उलेमा क्या होता था, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। धार्मिक मामलों में सुल्तान इससे सलाह लेता था। ठीक है। तो आपसे पूछा है दस्तार बंदान किसे कहते हैं, तो उलेमा को ही दस्तार बंदान कहा जाता था। तो पहले का ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसका कथन है कि राजत्व के दो स्तंभों प्रशासन एवं विजय का आधार सेना होती है। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन, किसका कथन है कि राजत्व के दो स्तंभों प्रशासन और विजय का आधार सेना होती है, ये पूछा है। किसका कथन है कि राजत्व के दो स्तंभों यानी प्रशासन है और विजय, इसका आधार क्या बता है, सेना बता है। तो ये किसका कथन है, बर्नी का कथन है। और बर्नी ने ये कथन किसने कहा है, ये फतवा-ए जहांदारी का कथन है, फतवा-ए जहांदारी का कथन है। और फतवा-ए जहांदारी किस पर लिखी गई पुस्तक है, ये प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, प्रशासन पर। इसी पुस्तक में उसने कहा है कि राजत्व के दो स्तंभों यानी प्रशासन और विजय का आधार क्या होता है, सेना होती है। मतलब आप विजय हासिल करके ही किसी देश पर शासन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होगी जो उस व्यवस्था को कायदे से कार्यान्वित कर सके, यानी सुचारू रूप से उसको संचालित करने के लिए आपको प्रशासनिक ढांचे को भी खड़ा करना होगा। ठीक है। तो ये बर्नी कहता है, बर्नी
फतवा इजादारी में बात कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इब्न बतूता किसके बारे में कहता है कि वह सोमवार और बृहस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था? ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या पूछ रहा है? इब्न बतूता किसके बारे में कहता है कि वह सोमवार और बृहस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इब्न बतूता का कथन है, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता ने रेहला लिखा था और ये किस भाषा में लिखा था? अरबी में लिखा था, ठीक है। और वो मोरक्को के यात्री था, मोरक्को से आया हुआ था। इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के कालखंड में आया था और उसी ने यही बताया, क्या बताया है कि वह सोमवार और बृहस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था। इसी के काल शासनकाल में वो आया भी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, बी वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा है, सत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। ए है सल्तनत काल में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। बी है सल्तनत काल में मंत्री खलीफा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। सी है सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। डी है सल्तनत काल में मंत्री प्रमुख गाजी के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं चीजों को कि इसमें क्या आपसे पूछ रहा है। देखिए पहला इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ व्याख्या करते हैं कि सल्तनत काल में पूछा है, सल्तनत काल में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे, गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। उलेमा के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते थे, उलेमा खुद धार्मिक मामलों का प्रमुख कहलाता था। सल्तनत काल में मंत्री खलीफा के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किया जाता है, ये भी गलत है। खलीफा जो होता है वो आध्यात्मिक मामलों से संबद्ध है, ठीक है, उसका इस पर कोई बोल नहीं है। सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे, पदच्युत ये सही है। जो सुल्तान होता था वही मंत्रियों को नियुक्त भी करता था, उनके पदों से वो उनको हटा भी सकता था। ये सारा पावर जो होता था, ये सारी शक्ति जो होती थी वो सुल्तान के पास ही होती थी और किसी के पास नहीं होती थी, ठीक है। सल्तनत काल में मंत्री प्रमुख काजी के द्वारा नियुक्त और पदच्युत, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? ये पूछा आपसे क्वेश्चन। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी पूछा। ए है काजी कुजात, बी है मजलिस से खलवत, सी है वजीर, डी है नायब मुल्क। देखे यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो काजी कुजात जो होता था वो न्याय विभाग का प्रमुख होता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था और इसका काम क्या था? न्याय करना था, न्याय विभाग का एक प्रमुख होता था, ठीक। मजलिस से खलवत ये सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था थी, ये परामर्शदात्री एक संस्था थी और जो सुल्तान को परामर्श देती थी, ठीक है। ये सुल्तान को परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री संस्था थी, ठीक, ये होता था। वजीर जो होता था वे ये वित्त मामलों से संबंधित होता था, वित्त मामलों से संबंधित था, वित्त मामलों से संबंधित था। और दूसरा क्या होता था? ये आयव्यय का लेखा जोखा करता था। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुल्तान के बाद वजीर का पद ही बहुत महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। तो इसमें नायब मुल्क जो है यही
इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नायब मुल्क यानी नायब या नायब का जो पद था वो बहराम शाह ने बनाया था। और इस पद का हम बात करते हैं तो इसने वजीर की शक्तियों को खुद ग्रहण कर लिया था। सुल्तान के बाद नायब आता है, नायब के बाद तब वजीर आता था, बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर यही डी वाला आपका ऑप्शन सही है, पांचवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि सुल्तान का कथन है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है जलालुद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अलाउद्दीन के साथ वार्तालाप में तो स्पष्ट होता है कि ये शरीयत को नहीं मानता था। इल्तुतमिश ने भी कहा था कि मतलब इसका जब इसके वजीर के साथ वार्तालाप होता है तब वो खुद इसको सलाह देता है कि भारत को दारुल मुल्क नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का ही कथन है, उसी ने कहा था क्या कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामी राज्य हो नहीं सकता है, क्योंकि उस समय इस्लाम जो था वो बहुसंख्यक में नहीं थे, अल्पसंख्यक में थे, और बहुत जल्दी उनको कन्वर्ट करना या उनको नष्ट नाबूद करना इतना आसान काम नहीं था, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबी पूछा है। कृषि विभाग हिंदुओं से संबंधित कर, राज्य कर सी है, डी है भूमि कर। भूमि कर को देखिए कहा जाता था, इसको खराज कहा जाता था। हिंदुओं से संबंधित कर को जजिया कहा जाता था, जजिया। वैसे गैर मुसलमानों से भी वसूला जाने वाले कर में हिंदुओं के अलावा भी लोग आ जाते थे इस परिधि में। कृषि विभाग जो होता था वो दीवान अमीर एक वही कहलाता था, दीवान ए अमीर एक वही कहलाता था, अमीर एक वही। इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। तो जाबित जो होता था वो राज्य से संबंधित जो कर होता था उनको जाबित कहा जाता था, ठीक है। सी वाला आपका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चुनिंदा प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।